टू एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल यूमेटेबल एजुकेशन में स्वागत है। तो जो बच्चे हमारे कह रहे थे कि जो अभी इंटर में हैं या जो अभी इंटर पास कर चुके हैं या जो बच्चे कक्षा 10 पास कर चुके हैं ग्रुप डी के एग्ज़ाम में या कक्षा 8 लेवल के एग्ज़ाम में या कक्षा 10 लेवल के किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी सरकारी नौकरी में फॉर्म भरा है, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। अब आपको प्रत्येक दिन 15 क्वेश्चन की एक सीरीज मिलेगी, जिसमें आपको एक से बढ़ के एक अच्छे क्वेश्चन का नॉलेज प्रदान किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपको 15 जगहों से रिलेटेड मिलेंगे। अगर एक क्वेश्चन आपको हिंदी से मिलेगा तो दूसरा इंग्लिश से भी मिलेगा। ये आपके सिलेबस में भी काम आएंगे, प्लस आपके जो नॉलेज को है वो भी दुगना करेंगे, आपकी समझ को डेवलप करेंगे। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो सभी लोग इस सीरीज में ज्वाइन हो जाइए। तो इस सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, तबेले की बला बंदर के सिर, इस लोकोक्ति का आशय क्या है? तो तबेले की बला मतलब कहने का मतलब है कि काम कोई और करे, मतलब गलती किसी ने की, पकड़ा कोई गया। चोरी रमेश ने की, लेकिन किरिस बदतमीज है, शैतान है, इसीलिए लगा कि किरिस ही चोर है, इसीलिए पकड़ा कौन गया? किरिस पकड़ा गया। अब सॉल्यूशन में देखेंगे क्या है। अब लोकोक्ति होती क्या है? लोकोक्ति होती है किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाली कथन को लोकोक्ति कहते हैं। तबेले की बला के सिर अपराध करे कोई, पकड़ा कोई। तबेले की बला के सिर का अर्थ है किसी का दोष किसी दूसरे पर मरना। तो ये इसके कुछ अर्थ थे। तो लोकोक्ति का क्या है? किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन को। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? सिंधु नदी गिरती है। कौन सी? सिंधु नदी हमारी अरब सागर में गिरती है। तो सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। सबसे मेन फैक्ट क्या है? जो सिंधु नदी है वो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? टोटल 3180 मीटर है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 3180 मीटर। अरब सागर में बहने वाली कुछ अन्य नदियां ताप्ती, नर्मदा, माही, साबरमती आदि है। तो अरब सागर में और कौन कौन सी नदियां बहती है? पहली तो हमारी हो गई तापी, दूसरी नर्मदा, दूसरी माही, चौथी साबरमती। ये नदियां हमारी कहाँ बहती है? अरब सागर में। तो क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा तर्क बुद्धि परीक्षण से संबंधित है, जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि महिला की ओर इशारा करते हुए, तो महिला की ओर इशारा करते हुए अमन ने कहा। किसने कहा? अमन ने। अब अमन एक महिला को तरफ इशारा करके कह रहा है, वह मेरे पुत्री की, मतलब मेरी पुत्री की मतलब मेरी बेटी की पुत्र यानी मेरे नाती की माता यानी मेरी पुत्री है। तो महिला से संबंध कैसा हुआ? पिता क्या हुआ? भाई जब उसकी पुत्री है तो इसका संबंध कैसा हुआ उनके साथ? पिता का हुआ। तो यही डायग्राम में समझाया गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन पैकेज नहीं है? तो जो विंडो 8.1 हमारा है ये एप्लीकेशन पैकेज नहीं है। एक एप्लीकेशन प्रोग्राम एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे उपयोगकर्ता के लाभ के लिए समन्वित कार्यों या गतिविधियों के एक समूह को निष्पादित करने के लिए डिजाइन किया गया। अच्छा, विंडोज 8.1 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसमें पूछा क्या था? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद। तो हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अंतर समझते हुए चलना है। अच्छा, क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब मेकर, ओपन ऑफिस, ये सब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन विंडो 8.1 हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये चीज हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संशोधित नीति को कहा जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति
कि 1986 की संशोधित नीति को शिक्षा कार्यक्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिक्षा कार्यक्रम कहा जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संशोधित को क्या कहा जाता है? शिक्षा कार्यक्रम। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, 6 था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम ऊतक का हिस्सा नहीं है? तो सहचर कोशिका हमारा जाइलम ऊतक का हिस्सा नहीं होती है, क्योंकि जो हमारा जाइलम है वो 4 घटकों से मिलकर बना होता है, यानी नलिका, टेक्रिड, जाइलम पैरेकाइमा, जाइलम रेशा, और पौधों से लेकर पौधों के विभिन्न भागों में खनिजों और पानी के परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एक समान दिशा प्रक्रिया है। सहचर कोशिकाएं फ्लोएम का हिस्सा होती है। दरअसल ये जाइलम का नहीं, फ्लोएम का हिस्सा है सहचर कोशिकाएं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, जो काफी इम्पोर्टेंट है और हमारी हर एक परीक्षा में काफी ज्यादा बार पूछा जाता है। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पे आधारित थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। किस पे? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यह 1951 से 1956 की अवधि के लिए बनाई गई थी। कब तक के लिए बनाई गई थी? 1951 से लेके 1956 तक के लिए इसको बनाया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य देश के कृषि विकास पर आधारित था। किस पे आधारित था? कृषि के विकास पे आधारित था। जो पहली योजना का मुख्य लक्ष्य था वो किस पे आधारित था? कृषि के विकास पर। किस मॉडल की योजना थी? हैरोल्ड डोमर। कब तक थी? 1951 से 1956 के बीच में। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 की बीच में बनाई गई। इस योजना को पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये किस पे आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर, नोबिस मॉडल पर आधारित थी। अच्छा, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित वाली, उसका मुख्य लक्ष्य क्या था? औद्योगिक विकास था। ठीक है, यह योजना सफल भी रही। यह योजना काफी हद तक सफल रही। ठीक है, 4.1 की विकास दर इस योजना ने हासिल की थी, जो कि उस समय काफी ज्यादा और काफी अच्छी मानी जाती थी। उसके बाद बात करेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना की। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉड गिल योजना के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हम 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जाने हैं। पहली को क्या किस नाम से? हैमर डोमर योजना। दूसरी को पीसी महालनोबिस योजना। तीसरी को गॉड गिल योजना के नाम से। किसे? गॉड गिल योजना 1961 से 66 तक रही। ठीक है, इसका मॉडल कैसा था? गॉड गिल था। इससे अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना था। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? इकोनॉमी को स्वतंत्र बनाना। ठीक है, इकोनॉमी को स्वतंत्र बनाना। तो ये हमारी 3 महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजनाएं थी। आगे की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे हम, ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हम राजशाही के बारे में बात करेंगे कि जो राजशाही इंसान व्यक्ति होता है उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो राजशाही एक प्रकार की सरकार है जहाँ एक सम्राट, एक वंशानुगत शासक होता है। वंशानुगत मतलब जो अपने पिता से जन्म में पाया, जिसे उनके पिता प्रधान थे तो अब ये भी प्रधान हो गए अपने पिता से पाके। ठीक है, अब खुद मेहनत करके बने तो बात अलग है। इस तरह की सरकार में अंतिम निर्णय हमेशा सम्राट के हाथ में होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। आखिर में वही जो कहे वही मानना होगा। सही को सही, गलत को गलत कहना होगा, गलत को भी सही और सही को भी गलत उसके लिए बनाना होगा, क्योंकि मेन मुखिया, मेन मुद्दा सब कुछ वही होता है। उसके बाद वे लोकतंत्रों से अलग, क्योंकि वे अपने कार्यों के लिए गैर जवाबदेही है। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है? आम लोगों को सम्राट द्वारा लिए गए निर्णयों की निंदा करने का कोई अधिकार नहीं है। अब देखो, वे लोकतंत्र से अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि अगर वो कह देते हैं कि तुम पागल हो तो तुम ये नहीं कह सकते कि मैं पागल नहीं हूं। बोलोगे दफना दिए जाओगे।
क्योंकि भाई सब चीजें उनके हाथ में है, तो आप उनके खिलाफ सोच के भी नहीं जा सकते हैं। तो उनकी निंदा करने का तो कोई सवाल उत्पन्न होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये राजशाही के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी। आई होप आपको जानकारी काफी पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।